2022 नए भारत के निर्माण की बुनियाद वाला बजट or a region within a country. Of this, 3,800 in capital expenditure. स्वस्थ भारत से लेकर आत्मनिर्भर भारत तक आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है। मंदी के वायरस को बजट का पहला डोज। आम बजट के पीछे का मोदीनॉमिक्स समझिए। इसमें यथार्थ का एहसास भी और विकास का विश्वास भी है। नींव से निर्माण तक नए भारत का ब्लूप्रिंट। मोदी का मंत्र, जान भी जहान भी। दोनों ही तेज गति से बढ़ेंगे, जान भी जहान भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। और आज के दिन जब ये बजट, तीसरा बजट निर्मला सीतारमण ने पेश किया है, तो इस मॉल से ये स्पेशल एपिसोड आज आप देख रहे हैं। कई केंद्रीय मंत्री हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। सवाल यही है कि निर्मला सीतारमण ने आज लगभग 109 मिनट का भाषण दिया। जी हाँ, 109 मिनट, सेंचुरी के आगे भी चली गई। 109 मिनट का भाषण दिया, बजट की तमाम बातें उन्होंने बताई। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सामने आए तो उन्होंने सिर्फ 8 मिनट की बात कही। और 8 मिनट में उन्होंने सरल तरीके से कहा, जान भी जहान भी। उन्होंने कहा है कि एक तरफ जिंदगी बचाने की भी चुनौती थी, दूसरी तरफ कैसे रोजी रोटी को बचाया जाए, इसको लेकर भी एक संघर्ष था। तो इन्हीं दो बिंदुओं पर बात आगे बढ़ी, चाहे वो वित्त मंत्री का बजट हो, चाहे वो दूसरी तरफ जिस तरह से पूरा मामला हुआ है। अब हम आपको जल्दी से अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं, जिसके जरिए आप ये समझ जाएंगे कि 109 मिनट के इस भाषण में और 8 मिनट के प्रधानमंत्री के भाषण में आखिर क्या ऐसा वादा है जिसकी वजह से हम ये समझे कि अर्थव्यवस्था में जबरदस्त सुधार हो जाएगी। और वो वी जिसका जिक्र किया जा रहा है सुधार के लिए, वो वाकई अर्थव्यवस्था में जान फूंक देगी। वर्ष 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है। इसमें यथार्थ का एहसास भी और विकास का विश्वास भी है। आम बजट को दो वाक्य में समझें तो सारांश यही है कि लोगों की सेहत और अर्थव्यवस्था की सेहत को तंदुरुस्त करने का पूरा जोर रहा। 109 मिनट के बजट संबोधन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए भारत के नींव से लेकर निर्माण का ब्लूप्रिंट पढ़कर सुनाया। Within a country, but what we have endured with COVID-19 through 2020 is due sui generis. When I presented the budget 2020-2021, कोरोना संकट में आई बजट की व्याख्या करने वाले नकारात्मक से लेकर सकारात्मक तर्क दे सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के संदेश से एक बात स्पष्ट है कि ये बजट नए विजन और नए मिशन वाला है। हम इस बजट में जिन सिद्धांतों को लेकर चले हैं वो हैं ग्रोथ के लिए नए अवसरों, नई संभावनाओं का विस्तार करना, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करना, मानव संसाधन को एक नया आयाम देना, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए नए नए क्षेत्रों को विकसित करना, आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ना, नए सुधार लाना। साथियों, नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आम लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर इस बजट में जोर दिया गया है। आम बजट में आने वाले दिनों में भारत कैसे परफॉर्म करेगा, इसका पूरा रोड मैप है। तो रिफॉर्म की भी बात है, जो कोरोना को हराकर देश को नई बुलंदियों तक पहुंचा देगा। मोदी सरकार के जान भी और जहान भी वाले बजट को आप 6 बिंदुओं में समझिए। बिंदु नंबर 1, स्वास्थ्य बजट में 137% की बढ़ोतरी। बिंदु नंबर 2, वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का बजट।
बिंदु नंबर 3, किसानों को 16 लाख करोड़ कर्ज देने का टारगेट। बिंदु नंबर 4, 75 साल के ऊपर वालों को ITR से छूट। बिंदु नंबर 5, इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिल खोल कर खर्च। बिंदु नंबर 6, लोगों पर टैक्स का कोई नया बोझ नहीं। मेड इन इंडिया टैब में डिजिटल भारत का पहला पेपरलेस बजट आया, जिसके ऊपर चमकता हुआ राष्ट्रीय चिन्ह दुनिया में रोशनी बिखेरने के लिए खड़ा है। पूरे देश के लिए उम्मीदों का बजट आया तो शेयर मार्केट ने बजट को बड़ी सलाह। बजट के दिन सेंसेक्स में 24 सालों की सबसे बड़ी उछाल। सेंसेक्स का इंडेक्स बजट के दिन 2314 के ऊपर बंद। संकट काल में अर्थव्यवस्था को मिली बजट वाली वैक्सीन की डोज का असर दिखा, लेकिन मोदी के बजट को अच्छे से समझने के लिए नए नजरिए की जरूरत है। ये भारत का बही खाता नहीं, बल्कि मोदी का ड्रीम बजट है। कोरोना की मार से जिस वक्त दुनिया के सुपर पावर उबरने के बारे में सोच रहे हैं, उसी वक्त दुनिया उस मोदीनॉमिक्स से रूबरू हुई जो भारत की तकदीर बदलने वाली है। कोरोना ने दुनिया में जो प्रभाव पैदा किया, उसने पूरी मानव जाति को हिलाकर रख दिया है। इन परिस्थितियों के बीच आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है और साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है। आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। कोरोना काल में पूरी दुनिया ने भारत की ताकत देखी, भारत की रणनीति का लोहा माना। अब इस दिशा में मोदी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया। मोदी सरकार को लोगों की सेहत की फिक्र है। जो आज से पहले किसी बजट में नहीं हुआ, वो इस बजट में हो गया। आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना का तोहफा देश को दिया। अगले 6 वर्षों में 64,180 करोड़ रुपए का बजट लॉक। स्वास्थ्य बजट को 94,000 से 2,23,000 करोड़ किया। कोविड वैक्सीन पर 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 75,000 ग्रामीण हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे। 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल शुरू होंगे। इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल शुरू किया जाएगा। 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स शुरू किए जाएंगे। साथियों, ऐसे बजट देखने को कम ही मिलते हैं जिसमें शुरू के 1-2 घंटों में ही इतने सकारात्मक रिस्पांस आए। कोरोना के चलते कई एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे थे, सरकार आम नागरिकों पर बोझ बढ़ाएगी, लेकिन फिस्कल सस्टेनेबिलिटी के प्रति अपने दायित्वों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजट साइज बढ़ाने पर जोर दिया। हमारी सरकार ने निरंतर प्रयास किया है कि बजट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मुझे खुशी है कि आज अनेक विद्वानों ने इस बजट की ट्रांसपेरेंसी की सराहना की। तो आइए अब सीधे लिए चलते हैं आपको। इस वक्त केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है रविशंकर प्रसाद जी कि आप भी देख रहे होंगे कि बजट की क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर इस बार डिजिटल बजट, डिजिटल सेंसस होने वाला है। लोग कह रहे हैं वाह रविशंकर प्रसाद जी वाह, लेकिन उन बच्चों को भी याद कर रहे हैं जो इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं और कई जगहों पर इंटरनेट नहीं पहुंचता है। ये दोनों चुनौतियां एक तरफ आपके लिए हैं, वाहवाही भी है, डिजिटल सेंसस भी होने वाला है और दूसरा हिस्सा भी। रविशंकर जी देखिए, मैं आपके सवाल बहुत आपका महत्वपूर्ण, मैं जवाब जरूर दूंगा, लेकिन इस पूरे बजट के दर्शन को समझिए अंजना जी। प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन, उनकी सूझ, उनके साहस, और निर्मला जी का भी बहुत शुभकामनाएं हैं इस बजट के लिए। इस बजट की मूल फिलॉसफी क्या है? स्वस्थ भारत, सेहतमंद भारत, सुरक्षित भारत, आत्मनिर्भर भारत। कोरोना है, लोगों की जान बचाई दुनिया में सबसे अधिक, तो आज 64,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं अस्पतालों की, कस्बों में, ग्राम पंचायतों में सुविधा को बढ़ाने के लिए। कोरोना के टीके जरूरी हैं तो 35,000 करोड़ की व्यवस्था उसके लिए की गई है। अगर स्वास्थ्य जरूरी है तो अच्छा जल ही जीवन जरूरी है, उसके लिए लगभग 35 लाख करोड़ की व्यवस्था की गई है। बाकी अगर स्वच्छता चाहिए तो 1,41,000 करोड़ की व्यवस्था उसके लिए की गई है।
न्यूट्रिशनल फूड चाहिए तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में उसकी व्यवस्था के लिए एलोकेशन किया गया है। और अंजना जी, मैं आपसे और आपके दर्शकों से आग्रह करूंगा कि आज की घोषणा को कोरोना में हुए 3 आत्मनिर्भर पैकेज से अलग करके मत देखिए। 27 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं पिछले 1 साल में, और जिसमें भारत के ग्रामीण गरीबों के लिए जो ग्रामीण कल्याण योजना थी लगभग 2,76,000 करोड़ की, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, दाल दिया गया, माताओं को फ्री गैस दिया गया, बाकी पैसे दिए गए। तो इसी में 10 करोड़ किसानों को उनके अकाउंट में लगभग 1,11,000 करोड़ रुपए भेजे गए। और आज उसी में बिहार के मखाना के लिए भी 1 लाख करोड़ रुपए व्यवस्था की गई, बाकी फसलों के लिए जो क्रैश क्रॉप है। तो पूर्णता में देखिए, अब जो डिजिटल पे आपने बात किया तो अब मैं उसका उत्तर देता हूं। मुझे बस आप 1.5 मिनट वक्त दीजिए, ये मेरा बहुत प्रिय विषय है। डिजिटल इंडिया क्या है अंजना? डिजिटल इंडिया है आम भारतीयों को टेक्नोलॉजी से मजबूत करना, डिजिटल डिवाइड को पाटना और समावेशी भारत बनाना। भारत के द्वारा प्रस्तुत टेक्नोलॉजी से आधार भारत में बनाया गया है, ये जो पूरा आयुष्मान भारत का है ये भारत में बनाया गया है, GSTN की टेक्नोलॉजी भारत में बनती है। तो आज आप देखिए, हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से देश को 13 लाख करोड़ रुपया भेजा और 1,81,000 करोड़ रुपया बचाया जो बिचौलिए खा जाया करते थे। आज इसी कोरोना में सड़क बंद, हवाई जहाज बंद और बाकी सब बंद था, हमारा एक रेल बंद था और हमारा विभाग IT कम्युनिकेशन वर्क फ्रॉम होम को आगे बढ़ाया, तो देश चलता रहा मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से। आपने सही कहा, कहीं कमियां होंगी, उनको ठीक करने की जरूरत है। और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के 6 लाख गांव में अब हम ऑप्टिकल फाइबर ले आएंगे, भारत नेट। ग्राम पंचायत पहुंच गए, बिजली पहुंच गई, अब वहां फाइबर ला रहे हैं। तो इस तरह से हम पूरे देश को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और बदलेंगे। डिजिटल भारत मतलब सशक्त भारत। मंत्री जी, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि आज पी चिदम्बरम ने कहा है कि निर्मला सीतारमण, देश की वित्त मंत्री, जब बजट पेश कर रही थी 14 बार उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम लिया, लेकिन किसानों का नाम उससे भी कम 10 बार लिया। किसान आज भी बॉर्डर पर परेशान है और ये बड़ी चुनौती है। क्या इस मौके का इस्तेमाल उनका विश्वास जीतने के लिए किया जा सकता था, जिस पर कुछ भी बड़ा कदम उठाते हुए सरकार नजर नहीं आई? अब देखिए, श्रीमान चिदम्बरम महाशय क्या टिप्पणी करते हैं इस पर मुझे उनसे कोई बहस नहीं करनी है, लेकिन अगर उन्होंने बजट के इस भाषण को ईमानदारी से पढ़ा होता तो उनको मालूम होता कि किसानों के लिए हमने अभी तक क्या किया और आज के बजट में क्या है। तो मैं उनके स्मरण के लिए बुला रहा हूं कि हम लोगों ने अभी तक 11 करोड़ 52 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि में, अंजना जी, 1,15,000 करोड़ रुपए दिए हैं। हमने फसल बीमा योजना में देश करोड़ को 23 करोड़ किसानों को 90,000 करोड़ रुपए का क्लेम सेटल किया है। और कई चीज़ें हैं, मैं उस पर नहीं आता हूं। अब आज के उसमें क्या है, आपने डिजिटल इंडिया की भारत की, हमने ई-नैम बनाया है, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पोर्टल, जिसमें 1,000 मंडियां, 1 करोड़ 52 लाख किसान जुटे हुए हैं, बटन दबाकर ई मार्केट से अपना माल बेचते हैं। आज हमने क्या घोषणा की है, 1,000 मंडियों को और जोड़ेंगे। सर, इनाम तो पिछली सरकार में ही हो गया था। सिर्फ 5,000 करोड़ की घोषणा। सर, इनाम तो पिछली सरकार में ही हो गया था सर, आपके पिछले टर्म में तो हो गया था ना, तो उसको एक्सपेंड तो कर रहे हैं ना। उस पर हमारा 1.5 करोड़ किसान लगभग 1 लाख करोड़ का व्यापार कर रहा है ना। का हम घोषणा करने वाली सरकार नहीं अंजना, हम घोषणा करते तो जमीन पर उतारते हैं। तो आज ये सफल हो गया, 1,000 मंडी आ गई, 1 लाख करोड़ का व्यापार हो रहा है, 1.5 करोड़ किसान जुटे हुए हैं, तो लो 1,000 मंडी को और जोड़ते हैं। यह होता है सार्थक काम करने का। आज इसी में लगभग 16 लाख करोड़ रुपए के लिए ढांचा सुधार की व्यवस्था है कि नहीं, मंडियों की व्यवस्था है कि नहीं, ड्रिप इरिगेशन को, माइक्रो इरिगेशन को 5,000 करोड़ का 10,000 करोड़ किया गया कि नहीं किया गया। ये सब ये बजट में एक बार पढ़ लेते, लगभग 10 पैराग्राफ तो सिर्फ किसानों किसानी पर है। तो इसे आज, और जो बीच में आत्मनिर्भर भारत में 1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी, आपको याद होगा, बिहार का मखाना आगे बढ़े। आपको मालूम है, जरा मैं आज, अच्छा है आपने सवाल कर दिया तो आधा मिनट अंजना, आज बुलंदशहर में 100 गांव में गाजर उगता है जो ऑस्ट्रेलिया से भी जाता है और किसान कैश क्रॉप कमाते हैं। आज बिहार के औरंगाबाद में स्ट्रॉबेरी उगती है जो कैश क्रॉप है, किसान भेजते हैं। बिहार के किशनगंज में अब पाइनएप्पल उग रहा है। और इसी कोरोना में
बिहार की लीची मुजफ्फरपुर की लंदन चली गई हमारे आईटी विभाग के कॉमन सर्विस सेंटर के ऐप के माध्यम से। तो किसान ये नए प्रयोग कर रहे हैं, उनको करने का अवसर मिलना चाहिए। बार बार कहा है, चर्चा हो रही है, एक मंडी समाप्त नहीं होगी। और एमएसपी का सवाल, तो इसमें पूरा 10 पैराग्राफ लिखा हुआ है कि यूपीए सरकार की तुलना में कितना हमने किया, 40% क्या धान, क्या गेहूं, और सबसे तो आश्चर्यचकित है अंजना कि कॉटन, जिसकी पूरी वकालत करते हैं महाराष्ट्र के कृषि नेता लोग, बाकी लोग, 50 करोड़ की तुलना में 25,000 करोड़ का एमएसपी दिया गया है। तो एमएसपी को बढ़ाया है और बढ़ाएंगे, खत्म नहीं होगा। किसानों को नए अवसर देंगे, एक मंडी समाप्त नहीं होगी, न एमएसपी समाप्त होगा। तो ये सारी बातें इसमें विस्तार से लिखी हुई हैं। तो अगर एक बार खुल के चर्चा होगी तो हम भी बताएंगे। ठीक है, कि क्या हमने ठीक किया। है, आपको अभी किसानों को ये बात किसानों से समझानी बातचीत चल रही है। ठीक है, सिस्टम जब है। सीए एनआरसी का विरोध हुआ था सर, आंदोलन हो रहा जी, था, बिल्कुल। ठीक है, तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि सहयोग नहीं प्रयोग है। एक प्रयोग किसान वहां भी कर रहे हैं अपने आंदोलन को लेकर, लेकिन उसमें हम उलझेंगे तो लंबा चल जाएगा, बहुत सारे सवाल हैं। मैं दो कांग्रेस, और देखिए ये मत कहिएगा कि मैं जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि सांसद हैं और ऐसे में विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए। शशि थरूर, उनका मैं ट्वीट आपको पढ़ के सुनाती हूँ। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार मुझे उस गैराज मैकेनिक की याद दिलाती है जब गाड़ी का ब्रेक खराब हो जाए तो ब्रेक ठीक नहीं करते हैं, हॉर्न की आवाज बढ़ा देते हैं, कहते हैं तेज तेज हॉर्न बजाते हुए आगे बढ़ते रहना। दूसरी तरफ मनीष तिवारी कह रहे हैं कि आपके पास सरकार ने कोई भी बड़ा रिफॉर्म नहीं किया है, उन्होंने जो परिवार का चांदी बचा हुआ था उसको भी बेच दिया है। मोहम्मद सलीम साहब कह रहे हैं कि आपने सेल ही सेल कर दिया है, हर सेक्टर में डिसइन्वेस्टमेंट पर आपका जो फोकस है उसको लेकर ये तमाम पार्टियां सवाल खड़े कर रही हैं। और साथ ही आप 2 पब्लिक सेक्टर बैंक में भी प्राइवेटाइजेशन लाना चाहते हैं, इस पर वो सवाल खड़े कर रही हैं कि आपने देश का सब कुछ बेचना शुरू कर दिया है। लीजिए, मैं तीनों के जवाब देता हूं। देखिए अंजना ओम कश्यप, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आपसे एक टिप्पणी करूं। मैं हिंदी मीडियम से पढ़कर आया हूं, देश का एक बड़ा मंत्री बना हूं, तो कड़ी कड़ी अंग्रेजी ऑक्सफोर्ड की और कैम्ब्रिज की मुझे समझ में नहीं आती कि हॉर्न क्या बनता है, क्या बनता है। हमने काम क्या किया है बताना चाहते हैं। कहा गया कि बड़ा पिक्चर नहीं है। आज निर्मला जी ने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव की बात किया। भारत में बनाओ, एक्सपोर्ट करो और इंसेंटिव लो। 14 में हमारी सरकार है, सिर्फ 2 मोबाइल फैक्ट्री थी, आज 268 है। आपका जहां स्टूडियो है नोएडा गेट में 93 फैक्ट्री आ गई है। आज हमने अप्रैल कोरोना में इसको अनाउंस किया, जुलाई लास्ट डेट दिया, दुनिया की टॉप कंपनियां आ गई, कमिट किया, क्या एप्पल, क्या सैमसंग, कि हम आने वाले 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ का मोबाइल कंपोनेंट बनाएंगे, 7 लाख करोड़ एक्सपोर्ट करेंगे। बनना शुरू हो गया। नौकरी, 9 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी 5 साल में। फैक्ट्री आ गई। और अंजना, मैं विदेश नीति की संवेदनशीलता के कारण नहीं बोल रहा हूं, मैं पड़ोस से एक बड़ी एप्पल कंपनी की 9 फैक्ट्री उठा के कोरोना में हिंदुस्तान ले आया। ये हम काम करते हैं। आने वाले समय में क्या लैपटॉप, क्या पीसीबी, क्या आईपैड, क्या टैबलेट, भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाएंगे इस मैन्युफैक्चरिंग में। ये हम काम करते हैं और कर कर दिखाते हैं। अब बात कही बिग रिफॉर्म्स की। ये पूरे इंश्योरेंस में 74% हम एफडीआई दे रहे हैं, इंश्योरेंस में क्रांति कर रहे हैं। इसका मतलब आपको समझती हैं? देखिए, हम अगर आप थोड़ा सा इसको ईमानदारी से लोग पढ़ेंगे तो इसमें ये जो पूरा जो स्ट्रक्चरल कैपिटल मार्केट है उसमें हमने कितना बड़ा सुधार करने की कोशिश की है। समय की कमी है, उसको मैं, अब जहाँ तक बात आती है डिसइन्वेस्टमेंट की, तो अच्छा है आज ये चर्चा आई है तो 1 मिनट का वक्त दे दीजिए। हमने डिसइन्वेस्टमेंट को एक स्ट्रैटेजिक बनाया, टेलीकम्युनिकेशन है, बिजली है, सड़क है और बाकी है। ये बताइए कि क्या हम ऐसे पीएसयू को ढोते रहें जहां तनख्वाह देने का कोई पैसा नहीं है? याद करिए आप, ठीक है। जमीन है 500 करोड़, माइनिंग कॉर्पोरेशन खोला गया, एक माइनिंग का पता नहीं है, तो ये टैक्स पेयर का पैसा है अंजना ओम कश्यप, किसी पीएसयू का पैसा नहीं है, सरकार का पैसा है। और सरकार का पैसा टैक्स पेयर का पैसा होता है। तो ऐसे लोग देश के टैक्स पेयर के पैसे को ठीक है, इसी प्रकार से घून की तरह खाते रहें, ये है बड़े सवाल। मैं और एक बात आप और जान लीजिए, इसी समय हमने बीएसएनएल को स्ट्रैटेजिक पार्टनर माना। आज बीएसएनएल में हमने 1 लाख लोगों का वीआरएस दिया और आज वो एबिटा पॉजिटिव हो गया है। ये भी है क्योंकि उससे हम स्ट्रैटेजिक एसेट मानते हैं। तो ये सोचने की बात है कि देश को आगे कैसे बढ़ाना है।
ठीक है, लेकिन विनिवेश का ही टारगेट जो आप सेट करते हैं पिछली बार नहीं मीट हो पाया था, इसीलिए लोग पूछ रहे हैं कि इस बार बेचेंगे आप, बेच पाएंगे और खरीदेगा कौन? बहुत सारा जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है उसको देखने की जरूरत है। एक आखिरी सवाल है सर, छोटा सा जवाब दीजिएगा, मुझे ब्रेक पर जाने के लिए कहा जा रहा है। ये जो मोबाइल पर ड्यूटी बढ़ाया गया है जिससे विदेशी मोबाइल अब महंगा होगा, ये आत्मनिर्भरता को बूस्ट करने के लिए किया गया है माने? छोटा सा जवाब, देसी मोबाइल लोग खरीदे? बिल्कुल। एक बार 127 को देख लें, आज भारत का बना हुआ चार्जर और मोबाइल एक्सपोर्ट हो रहा है, तो इसमें जो बाहर से आता है बनने के लिए उस पर थोड़ा अवरोध हम पैदा करेंगे ताकि मेड इन इंडिया माल और चमके। और आपकी जानकारी के लिए अंजना, आज दुनिया की टॉप कंपनियों का आखिरी सवाल, तो नीचे मिडिल क्लास इनकम टैक्स स्लैब में जो राहत राष्ट्र में मिलती है, रविशंकर जी, लास्ट में जो इनकम टैक्स स्लैब में राहत मिलती है उसका सभी पूरा मिडिल क्लास इंतजार करता है। सर वो वोटर आपका, अगर आपको चाहिए कि इंटैक्ट रहे तो कम से कम वोट के नजरिए से ही कुछ कर देते। लोग इनकम टैक्स स्लैब में राहत, आप स्पेंडिंग कैसे बढ़ाएंगे सर? किसी तरीके से तो राहत आम आदमी को देंगे जिसने लॉकडाउन में बहुत कुछ झेला है, तनख्वाहें कटी हैं, कई लोगों की नौकरियां गई हैं, वो वैसा कुछ हुआ नहीं। देखिए, आपका सवाल बहुत ही सही है। हम लोग संवेदनशील लोग हैं, तो कोरोना में बहुत सारे कदम उठाए गए और इसीलिए अंजना ओम कश्यप, एक बात जान लीजिए कि जब हमारे नरेंद्र मोदी ने देश के टैक्स पेयर से आग्रह किया कि देश के लिए आप ईमानदारी से टैक्स पेयर करें, हम सारे झंझट भरे कानूनों को सरल कर रहे हैं, तो आज देश में 6 करोड़ 48 लाख लगभग लोग टैक्स देते हैं, जो आज तक का 20 का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। देश के टैक्स पेयर का अभिनंदन है कि हमारे प्रधानमंत्री की सोच, ईमानदारी पर वो विश्वास करते हैं और बढ़ रहे हैं। और एक इसलिए ही हो पाया कि हमने पिछले 3-4 साल में कितने रिबेट दिए हैं। आज मैं आपके पास समय नहीं है इसलिए मैं सब गिना सकता हूं कितने किए हैं। इसलिए देश के मिडिल क्लास के लिए अच्छी अर्थव्यवस्था हो, अच्छी सड़कें बने, बिजली आए, डिजिटल आए, ऑप्टिकल फाइबर आए, ये सब तो जीवन को अच्छा करता है ना। तो चलिए, सबसे खुशी की बात है सेंसेक्स खुश है, देश खुश है, और हमारे जो विरोधी हैं, पॉलिटिकल नहीं, वो भी मानते हैं कि बजट बढ़िया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रविशंकर प्रसाद जी। और जब डिजिटल सेंसस का खाका बना लीजिएगा कि कैसे ये सेंसस होने वाला है, तब आपसे अगला इंटरव्यू करेंगे ये समझने के लिए कि ये डिजिटल सेंसस कैसे अब होने वाला है देश में। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब हम आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि किसानों के लिए क्या खास है, मिडिल क्लास जो उम्मीदें कर रहा था उस पर क्या हुआ है। बात हो रही है उस बजट की जिसको लेकर निर्मला सीतारमण, देश की वित्त मंत्री, आज सामने आई है। बात यह भी हो रही है कि किसके लिए क्या है। आज सुबह से ही देश की धड़कनें बहुत तेज थी। आप भी घर में बैठे बैठे सोच रहे होंगे क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, कहां पर छूट मिलेगी, कहां टैक्स की चोट लगेगी। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा इस बजट को लेकर किसान इंतजार कर रहे थे। किसानों को क्या मिला है, देखिए इसमें। किसान मजदूर मुलाजिम एकता जिंदाबाद। देश भर के अन्नदाताओं की नजरें बजट पर टिकी थी। आखिर बजट में उनके लिए क्या होगा और कितना होगा। बजट का पिटारा खुला और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि सेक्टर का बजट पढ़ा तो किसानों की आय दोगुनी करने के संकल्प का रोड मैप साफ नजर आ गया। किसानों के कल्याण के वचन का विजन दिखा। देश में एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूती देने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस बजट में बहुत जोर दिया गया है, कई प्रावधान किए गए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को और आसानी से और ज्यादा ऋण मिल सकेगा। देश की मंडियों को यानी एपीएमसी को और मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मदद का प्रावधान किया गया है। ये सब निर्णय ये दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गांव है, हमारे किसान है। गांव, गरीब और किसान अब भारतीय राजनीति शास्त्र का सिर्फ शब्द नहीं बल्कि मोदी के किसान बजट का यथार्थ है। इसे यूं समझिए, किसानों को 75,000 करोड़ का बजट, एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड को बढ़ाकर 40,000 करोड़ किया गया। 1,000 और एपीएमसी इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय बाजार से जुड़ेगी। माइक्रो इरिगेशन फंड को दोगुना कर 10,000 करोड़ किया। 1,72,000 करोड़ तक पहुंच सकता है धान की खरीद का आंकड़ा। एमएसपी पर कपास की रिकॉर्ड तोड़ खरीद की गई। देश भर में बनेंगे 5 प्रमुख फिशिंग हब।
आंदोलन कर रहे किसानों को डर है कि एपीएमसी यानी मंडियां खत्म हो जाएंगी। प्रदर्शनकारी किसानों को लगता है कि एपीएमसी खत्म हो जाएगी, लेकिन आम बजट से सरकार ने अपनी नीति और नीयत साफ कर दी। एपीएमसी भी रहेगी और एमएसपी भी जारी रहेगी। मोदी सरकार ने किसानों को सीधा संदेश दिया। ये बजट बहुत ही अच्छा है, जन हितैषी है, गांव हितैषी है। कृषि उपज मंडियां, एपीएमसी अपने को सशक्त बना सकेंगी, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वहां खड़े हो सकेंगे और उसके माध्यम से किसानों को सुविधा मिल सकेगी। इस दृष्टि से 1 लाख करोड़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसमें एपीएमसी को शामिल किया गया है। आपको इस हिसाब से मोदी का बजट समझना होगा कि अगले कुछ सालों में हिंदुस्तान के किसान कहां होंगे, गांव में रहने वाले किसानों को क्या मिलेगा। मोदी ने अपने बजट से लकीर खींच दी है। मोदी का विजन है कि किसान सिर्फ मजबूरी का पेशा न रहे, बल्कि जिस तरह से देश की इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, उसी तरह से खेती की इंडस्ट्री भी आगे बढ़े। खेती में किसान प्रयोग करें। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में जल्द खराब होने वाली 22 फसलें शामिल की जाएंगी। किसानों को कर्ज देने का टारगेट 16 लाख करोड़ रुपए किया गया। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तक एपीएमसी की पहुंच होगी। स्वामित्व स्कीम के दायरे में सभी राज्यों को लाया जाएगा। कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, पेटुआ घाट में फिशिंग हार्बर बनेंगे। ये बजट आत्मनिर्भरता के उस रास्ते को लेकर आगे बढ़ा है जिसमें देश के हर नागरिक की प्रगति शामिल है। ये बजट इस दशक की शुरुआत की एक मजबूत नींव रखने वाला बजट है। सभी देशवासियों को आत्मनिर्भर भारत के इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मोदी का सपना है कि किसानों की आय डबल हो, देश के अन्नदाता की इनकम डबल हो जाएगी। ये ऐसा जुमला है जो आजादी के बाद से देश सुनता है, लेकिन बजट में इस आइडिया को सच करने का मंत्र मौजूद है। आप ये समझिए कि किसानों को पहले से ज्यादा कर्ज मिलेगा, यानी किसान खेती के लिए बीज खाद्य खरीद सकेगा, और तो और साहूकारों से मुक्ति मिलेगी। किसानों को मजबूत करने की दिशा में आज का ये बजट मोदी सरकार का बड़ा कदम है। इस बजट से मोदी सरकार ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को सीधा संदेश दे दिया। आज किसानों को बजट को बहुत गौर से सुनना और समझना चाहिए। अगर सरकार मंडियां और एमएसपी खत्म करना चाहती तो एपीएमसी को मजबूत क्यों करती, एमएसपी पर खरीद क्यों बढ़ाती। आज तक ब्यूरो। तो किसानों की कहानी कैसी बढ़ी आगे आपने देख लिया है, लेकिन बात मिडिल क्लास की। हर बजट में देखिए मिडिल क्लास का जिक्र खूब होता है और ये हमेशा सरकारों से पूछा जाता है कि आप मिडिल क्लास के लिए आखिर क्या लेकर आए हैं। लेकिन क्या मिडिल क्लास के लिए कम से कम वो इनकम टैक्स स्लैब में राहत जिसका अंत में हम सभी बजट में इंतजार करते थे, वो तो होता हुआ दिखा नहीं। तो ऐसे में क्या जो मिडिल क्लास है उसको किसी दूसरे तरीके से फायदा पहुंचाने की कोशिश होगी? क्योंकि ये सरकार का दावा है, उनका कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हम स्पेंडिंग कर रहे हैं या उसको जोर दे रहे हैं, चाहे हम जो कृषि क्षेत्र में आने वाले दिनों में हम इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ावा कर रहे हैं, इन सबसे रोजगार के साधन पैदा होंगे और मिडिल क्लास को ही फायदा होगा। आम बजट में हाईवे निर्माण के लिए बड़ा ऐलान किया गया। आप सोचेंगे कि हाईवे बनेंगे तो क्या होगा, इसे गौर से समझिए। देश का हर गांव नेशनल हाईवे से जुड़ेंगे, तभी तो गांव में बैठे किसानों का अनाज पूरे देश तक पहुंचेगा। एक तरफ किसानों की जेब भरेगी तो दूसरी तरफ आपकी जेब महंगाई से नहीं कटेगी। गांव में पानी, बिजली, घर तो हो गया, लेकिन हाईवे नहीं पहुंचा तो काम कैसे चलेगा? तमिलनाडु में 3500 किलोमीटर एनएच बनेगा, 1.03 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। केरल में 1100 किलोमीटर एनएच बनेगा, 65,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। पश्चिम बंगाल में 25,000 करोड़ से हाईवे बनेगा। असम में 34,000 करोड़ से एनएच का विस्तार होगा। है कि इस बजट में दक्षिण के हमारे राज्य, पूर्वोत्तर के हमारे राज्य और उत्तर में लेह लद्दाख जैसे क्षेत्रों में विकास पर विशेष ध्यान दिया है। ये बजट भारत के कोस्टल स्टेट्स जैसे तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, इनको एक बिजनेस पावर हाउस बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाए। नॉर्थ ईस्ट के राज्य जैसे असम के
अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल को टैप करने में ये बजट बहुत बड़ी मदद करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च का दायरा सिर्फ इतना नहीं है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लॉन्च होगी तो शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बड़ा नेटवर्क खड़ा किया जाएगा। शहरों में मेट्रो का विस्तार होगा तो 20,000 नई बसें खरीदी जाएंगी। मकसद है ऑटो इंडस्ट्री को कारगर वैक्सीन लगाने की। शहरी इलाकों में बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया जाएगा। पीपीई मॉडल पर 20,000 बसें तैयार होंगी। कोची मेट्रो में 1900 करोड़ से 11 किलोमीटर का विस्तार होगा। चेन्नई में 63,000 करोड़ रुपए से 180 किलोमीटर लंबा मेट्रो रूट बनेगा। बेंगलुरु में भी 14,788 करोड़ रुपए से 58 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन बनेगी। नागपुर में 5,976 करोड़ रुपए और नासिक में 2,092 करोड़ से मेट्रो बनेगी। महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए उनके स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, शुद्ध जल और अवसरों की समानता, इस पर इस बजट में विशेष बल दिया। देश की आजादी को 73 साल हो गए, लेकिन देश में बच्चे पढ़ेंगे कैसे, बढ़ेंगे कैसे? इसके लिए मोदी सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई और अब इस दिशा में नए स्कूल खोलने का फैसला किया। शहरों से लेकर आदिवासियों के इलाकों तक वर्ल्ड क्लास पढ़ाई पहुंचेगी। 100 नए सैनिक स्कूलों की शुरुआत होगी। लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। आदिवासी क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल स्कूलों में सुविधाओं का विस्तार होगा। अनुसूचित जाति के 4 करोड़ बच्चों के लिए 6 साल में 35,219 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आदिवासी बच्चों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी लाई जाएगी। बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की दवाई और जवानों की कमाई, मोदी सरकार का फोकस इन तीनों बिंदुओं पर है। आज के युवा अगर कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए निवेश का इंतजाम सरकार कर रही है। बजट में स्टार्टअप योजना का विस्तार के साथ टैक्स की छूट जारी है। अगर रिस्क लेने की ताकत और बिजनेस का आइडिया है तो यही सही वक्त है। एमएसएमई सेक्टर को गति देने के लिए, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए इस बार एमएसएमई सेक्टर का बजट भी पिछले साल की तुलना में 2 गुना से ज्यादा कर दिया गया है। साथियों, ये बजट आत्मनिर्भरता के उस रास्ते को लेकर आगे बढ़ा है जिसमें देश के हर नागरिक की प्रगति शामिल है। कारोबार भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा। आत्मनिर्भर भारत का आइडिया यही है। इस बजट से अर्थव्यवस्था को केंद्र सरकार ने कारगर वैक्सीन दी है जो कई तरह के वायरस को हराएगी। ब्यूरो रिपोर्ट आज। तो इसी के साथ बजट के इस विशेष कवरेज में मॉल से नॉन स्टॉप कवरेज आप आज तक का देख रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी हम लौट रहे हैं। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।